इससे पहले चैप्टर में हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शाहजहां बेगम के बारे में बात करी थी। लेकिन अब हम इस चैप्टर के अंदर मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। हम लोग और भी ज़्यादा समय में पीछे जाने वाले हैं। ये 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है राज, किसान तथा नगर। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं जेम्स प्रिंसप के बारे में। जेम्स प्रिंसप वो शख्स थे जिन्होंने ब्राह्मी तथा खरुष्टी लैंग्वेजेस को समझने का पहला प्रयास करा था और इसमें सक्सेस भी मिली थी उन्हें। ये 1838 में करा था उन्होंने। तो ये पहले शख्स थे जेम्स प्रिंसप। इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहले हम लोग ध्यान देते हैं महाजनपदों के बारे में। महाजनपद एक तरीके से सिटीज़ कह सकते हो आप, जो कि उस टाइम पर सिर्फ 16 सिटी थी। मौर्य वंश के अंदर सिर्फ 16 महाजनपद थे। तो उसमें से सबसे ताकतवर महाजनपद था मगध महाजनपद। यानी कि जो मगध था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल उस टाइम पर महाजनपद था। जैसे कि मुगलों के टाइम पे दिल्ली था, वैसे ही उस मौर्य वंश के टाइम पे मगध सबसे ज़्यादा ताकतवर महाजनपद था। 4 शताब्दी से पहले इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद जैसे ही समय की बढ़ोतरी होती गई ये बिहार में बदल गया और आज का जो बिहार है उस टाइम पर मगध में आता था और अब इसकी राजधानी पटना हो गई है। मौर्य वंश कैसे पावर में आया? उन्होंने किसको हराया? मौर्य वंश ने नंद वंश को हराया था और नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद थे, जो कि क्रूर और कठोर भी कहा जाता है जिनको। ये नंद वंश के आखिरी राजा थे। इसके बाद मौर्य वंश आया। मौर्य वंश 321 ईसा पूर्व में आया पावर के अंदर, जिसकी स्थापिका चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि मगध सबसे ज़्यादा ताकतवर उस टाइम पर महाजनपद था, यानी कि सिटी था। तो इसको बनाया किसने? सबसे पहला यहाँ के जो राजा थे, मगध पर सबसे पहला राज करने वाला जो वंश था वो था हर्यक वंश। बिंबिसार ने मगध को पाटलिपुत्र की राजधानी बनाई। हर्यक वंश के बाद शिशुपाल वंश आया, फिर नंद वंश आया। सिकंदर के आक्रमण के टाइम पर मगध पर धनानंद का शासक था। चाणक्य तथा धनानंद के बीच में भारी आक्रमण को लेकर विवाद हो गया, यानी कि उनके में आपस में झड़प हो गई इस चीज को लेकर, जो कि चाणक्य चाहते थे कि बाहर से होने वाले आक्रमण पर कुछ कंट्रोल करा जाए या फिर कुछ नई नीति अपनाई जाए, जो कि धनानंद नहीं चाहता था। जिससे कि धनानंद ने चाणक्य की भरी महफिल में बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी, उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करवाया। जिसका प्रतिशोध लेने के लिए चाणक्य ने धनानंद को सत्ता से हटाने की ठान ली और ऐसा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में, जो कि इस वक्त पेशावर पाकिस्तान के अंदर है, शिक्षा के लिए भेजा, जहां पर उन्हें शिक्षा दी गई, राजपाट सिखाया गया, पॉलिटिक्स सिखाई गई और फिर उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य वंश में कौन कौन थे? बेसिकली हमने पढ़ा था ना कि चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हटाकर नंद वंश की स्थापना को खत्म करा, यानी कि नंद वंश के शासक को हटाया और फिर मौर्य वंश की स्थापना हुई। अब हम मौर्य वंश के ट्री को देख लेते हैं कि किस किस ने कितने टाइम राज करा। तो मौर्य वंश में सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना करी और इनका राज 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व यानी कि 298 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद बिंदुसार, जो कि इनके बेटे थे, उनका राज आया और बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक राज करा। बेसिकली यार ताकतवर राजा नहीं कहा जाता है इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने राजपाट को बहुत अच्छा खासा चलाया। उसके बाद अशोक, जिनका सबसे ज़्यादा मौर्य वंश के अंदर नाम चलता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर राजा, इनका जन्म हुआ और इनके हाथ में सत्ता आई और इन्होंने 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक राज करा। उनके बाद दशरथ आए, जो कि अशोक के बेटे। इनका राज 332 ईसा पूर्व से लेकर 224 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद संप्रति आए, इनका राज 224 ईसा पूर्व से लेकर 215 ईसा पूर्व तक रहा और अब मौर्य वंश धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। शालिशुक आए, इनका राज 215 ईसा पूर्व से लेकर 202 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद देववर्मन आए, 202 ईसा पूर्व से लेकर 195 ईसा पूर्व तक रहा इनका राज। सतघनवन 195 ईसा पूर्व से 187 यानी कि 187 ईसा पूर्व तक इनका राज रहा। और उसके बाद और आखिरी बृहद्रथ राजा बने, जिनका राज 187 यानी कि 187 ईसा पूर्व से 185 यानी कि 185 ईसा पूर्व तक, यानी कि 2 साल तक इनका राज रहा
और यहाँ से मौर्य वंश का अंत हो जाता है। चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का निर्माण किया, ये चीज जरूर लिख लेना। मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नाम की ग्रंथ का निर्माण किया। विशाखदत्त, जिन्होंने मर्दराक्ष नामक ग्रंथ का निर्माण किया। मौर्य वंश की जानकारी इन्हीं ग्रंथों से मिली है। प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि अशोक के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें हम सबको जरूर जानना चाहिए। तो वो क्या क्या घटनाएं थी? कलिंग, यानी कि उड़ीसा का पहला नाम कलिंग था। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध कहा जाता है कि अशोक का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध को जीतकर अशोक अपने राज्य को पूरे भारत में फैलाना चाहता था और यह दक्षिण पूर्व जाने का रास्ता था। इसीलिए इस युद्ध को जीतना अशोक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इस वजह से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करा और ये युद्ध जीता। लेकिन इतने सारे लोगों की मृत्यु देख अशोक का मन परिवर्तन हो गया, यानी कि उनका जो मन था वो बदल गया था इतने सारे लोगों को मरते हुए देखकर। उन्हें ऐसा लगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसके बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। ये उनकी जिंदगी का आखिरी युद्ध था, कलिंग का युद्ध। उसके बाद जब उन्होंने युद्ध छोड़ा तो उन्होंने अपने कुछ रूल्स बनाए, यानी कि नियम बनाए। वो क्या क्या थे? और इसके प्रचार के लिए महामात्र अधिकारी को नियुक्त किया और उनके साथ अपने बेटे और बेटी को भी इनके प्रचार के लिए लगाया। और इनके नियम क्या क्या थे? इनके विचार और इनके नियम क्या कहते थे? बड़ों का सम्मान करो, दान करो और छोटों से प्यार करो, यानी कि जो आपसे छोटे हैं उनसे प्यार करो और बड़ों का सम्मान करो, दान करो। ये तो उनकी कुछ बातें थी, लेकिन अंत के कारण क्या थे कि मौर्य वंश जो कि इतना महान वंश था, इतना ताकतवर राजपाट था, उसके अंत के कारण क्या थे? नंबर 1, कमजोर राजा, यानी कि उनके बाद जो राजा आए वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, वो काफी कमजोर थे उनके मुताबिक। दूसरे नंबर पर बाहरी आक्रमण, यानी कि जो बाहर से आक्रमण होते रहते थे आए दिन, तो इससे भी उन पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा उनके अंत के करीब पहुंचाने में। उत्तराधिकारी की लड़ाई, यानी कि गद्दी के लिए लड़ाई बहुत ज्यादा होती थी कि अगला राजा कौन बनेगा, उसके लिए लड़ाई होती थी। यहाँ तक कि आपस में करप्शन भी बहुत ज्यादा चलता था। ब्राह्मणों का विरोध, यानी कि जो ब्राह्मण थे वो विरोध करने लग गए थे, प्रोटेस्ट करने लग गए थे इस चीज के खिलाफ, क्योंकि अशोक ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि सेना की जगह बाकी के कामों में पैसा लगाना, यानी कि अपनी सेना के ऊपर कम पैसा लगाना लेकिन बाकी के कामों में ज्यादा पैसा लगाना। ये तो जाने हमने कि इनका अंत कैसे हुआ। अब हम जानते हैं कि मौर्य वंश इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा पावरफुल बना कैसे, इनका विकास इतना कैसे हुआ। इनकी जो राजधानी थी, यानी कि जो मगध जो राजधानी थी, वो पहाड़ों से घिरी हुई थी चारों तरफ से। इस वजह से भारी आक्रमण होना मुश्किल था और जितने भी भारी आक्रमण होते थे बेसिकली ये लोग ज्यादातर रोक लिया करते थे। ये भी एक वजह थी इनके विकास की। लोहे की उपलब्धता, यानी कि जो लोहा था उस टाइम पर लोहे का निर्माण हो चुका था, लोहा मिल चुका था, जिनसे कि ये और भी एक का स्टेप आगे जा चुके थे अपनी स्पीड को लेकर। इनके काम जल्दी हो रहे थे और ट्रेड भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो लोहे की उत्पत्ति से इनका विकास होने लगा। विशाल जंगल, उनके आसपास जंगल इतना ज्यादा विशाल था, इतना ज्यादा था कि वहां पर आराम से इनके सैनिक छुप जाते थे, घोड़े छुप जाते थे, हाथी छुप जाते थे, जिससे कि सामने वाले को पता नहीं लगता था कि फौज यहाँ पर छुपी हुई है। और इससे ये अपने शहर की रक्षा कर लेते थे और इससे इनका विकास और भी ज्यादा परिवर्तित होने लगा। हाथी उपलब्ध, यानी कि इनके पास हाथियों की बहुत बड़ी फौज भी थी, एक जो कि बाहर के लोगों ने कभी देखे भी नहीं होते थे, लेकिन इनके पास हाथी थे उस टाइम पर। तो इससे भी इनके जीत की और भी ज्यादा चांस बढ़ जाते थे, क्योंकि एक हाथी बहुत ज्यादा लोगों पर भारी पड़ता था और ये भी इनके एक विकास का कारण था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं महाजनपद, यानी कि जो 16 शहर उस टाइम पर थे वो कौन कौन से थे और उनकी राजधानी क्या क्या थी। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है गुप्त काल का, कि मौर्य वंश के बाद गुप्त काल मगध पर स्थापित हुआ, यानी कि गुप्त काल का राज अगला आया मौर्य वंश के बाद। इसकी स्थापना श्री गुप्त ने लगभग 275 ईसा पूर्व में की। गुप्त काल को भारत की गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस दौरान भारत में संस्कृत लिपियां का विकास किया गया। यहाँ पर ज्यादातर सिक्के सोने के और राज की भाषा संस्कृत थी। गुप्त वंश के सबसे प्रभावशाली शासक समुद्रगुप्त थे। इनकी जानकारी साहित्यिक स्रोत और अभिलेखों में भी है। समुद्रगुप्त का राज्य हरिशेष द्वारा लिखा गया। इस रचना को संस्कृत भाषा में लिखा गया। आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आई होप कि ये नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम आ रहे होंगे और आई होप कि आप इन नोट्स को लिख भी रहे होंगे पूरी तरीके से।
और इन चैप्टरों में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो हमें इस चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी।